पंचायती राज व्यवस्था संबंधित ग्रामीण परिवेश को लेकर विभिन्न परीक्षाओं में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, आधुनिक काल में प्राचीन संस्थाओं से, ग्रामीण संस्थाओं से, या आपका प्राचीन काल में, वैदिक काल में क्या क्या प्रश्न जो है इनसे पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों को आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। 73वें संविधान संशोधन को लेकर क्या प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, सभी जो है आज पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यूपी SSS परीक्षा और पीसीएस की परीक्षा में 2005 से 2022 तक पंचायती राज को लेकर, ग्रामीण परिवेश को लेकर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। आपकी भी जो है बहुत शानदार प्रैक्टिस होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में ग्रामीण व्यवस्था का उल्लेख कहाँ मिलता है। ये प्रश्न हाल ही में पूछा गया था कि प्राचीन काल में जो ग्रामीण व्यवस्थाएं हैं उनका उल्लेख आखिर कहाँ मिलता है। तो बहुत शानदार प्रश्न है। मनुस्मृति मिलता है, अर्थशास्त्र मिलता है, जी हाँ अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा जो लिखा गया अर्थशास्त्र है, या शल्य पर्व में मिलता है। देखिए महाभारत के 18 पर्व हैं, महाभारत के पर्वों की संख्या 18 है, उनमें से एक पर्व है शल्य पर्व। ऐसे ही अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखा गया है और मनु के द्वारा लिखी गई है मनुस्मृति, या ये सभी। तो बताइए यदि आपके सामने परीक्षा में ऐसा प्रश्न आता है कि प्राचीन काल में ग्रामीण व्यवस्था का उल्लेख आखिर कहाँ मिलता है, तो आपने ध्यान रखना है कि प्राचीन काल में मनुस्मृति में भी, अर्थशास्त्र में भी और महाभारत का एक पर्व शल्य पर्व में भी ग्रामीण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। जी हाँ बहुत अच्छा प्रश्न था। तो इसका आंसर होगा ये सभी, इन सभी में ग्रामीण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। आइए चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि आपका कोई भी एग्जाम है जहां पंचायती राज जो है व्यवस्था को लेकर प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसी वीडियो से सारे प्रश्न आपके कवर होने वाले हैं। बस देखिए आप दूसरा प्रश्न क्या है कि निम्न में से असत्य कथन छांटे। असत्य कथन आपने छांटना है। ऑप्शन ए है, वैदिक काल में पंचायतन शब्द का उल्लेख किया गया है। ग्रामीण व्यवस्था के लिए क्या वैदिक काल में पंचायतन शब्द का इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन बी आपको मिल रहा है, वैदिक काल में ग्राम का मुखिया ग्रामणी था और मौर्य काल में गांव के मुखिया को ग्राम योजक कहते थे। चोल प्रशासन में उर जो था एक ग्रामीण संस्था थी। उर क्या थी? एक ग्रामीण संस्था। तो बताइए इसमें असत्य कथन की यदि हम बात करें तो इनमें से असत्य कथन छांटिए। तो बहुत ध्यान समझिए, सारे प्रश्न जो है एक एक पॉइंट को आपने समझना है। वैदिक काल में पंचायतन शब्द का इस्तेमाल किया गया है ग्रामीण व्यवस्था के लिए, बिल्कुल सत्य है। वैदिक काल में ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा गया है, यह भी कथन सत्य है। चोल प्रशासन में ग्रामीण संस्था को उर कहा जाता था, यह भी कथन बिल्कुल सत्य है। जी हाँ प्राचीन काल की यदि बात करें तो जो चोल प्रशासन था उसमें ग्रामीण जो व्यवस्था थी उसी को उर कहा जाता था चोल प्रशासन में। मौर्य काल में ग्राम योजक ग्राम का मुखिया था, तो ये कथन आपका असत्य है, क्योंकि यदि ग्राम योजक पूछा जाए परीक्षा में तो ध्यान रखिए बौद्ध काल में, जी हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है, बौद्ध काल में जो बौद्ध का काल रहा है, महात्मा बुद्ध का जो काल रहा है, उनके काल के समकालीन ही गांव के मुखिया को ग्राम योजक कहा गया है। गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ग्राम योजक। तो थोड़ा सा हम चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। देखिए परीक्षा में प्रश्न जो है एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ पर आप समझने का प्रयास कर सकते हैं जो हमने अभी पढ़ा है। देखिए सबसे प्राचीन जो है उल्लेख जो है कहाँ मिलता है पंचायतों का, उसकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि पंचायतन शब्द का इस्तेमाल किया गया था वैदिक काल में ग्रामीण व्यवस्था के लिए, ये आपने ध्यान रखना है। ग्राम योजक गांव का मुखिया होता था। किस काल की बात करें? बौद्ध काल। बहुत अच्छा प्रश्न है, किस काल में ग्राम के मुखिया को ग्राम योजक कहा गया? बहुत शानदार प्रश्न है। तो किस काल में कहा गया? बौद्ध काल में। और ध्यान रखिए यदि हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में हम समझेंगे केरल में जो साम्राज्य था वो चेर साम्राज्य था। पल्लव साम्राज्य, जी हाँ पल्लव साम्राज्य और चोल साम्राज्य ये दक्षिण भारत में थे, या कहीं तमिलनाडु के पास कहीं। चोल साम्राज्य में स्थायी रूप से स्थानीय स्वशासन की नींव पड़ी। स्थानीय स्वशासन जिसे ग्राम पंचायतें
या गांव का शासन कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन की नींव चोल साम्राज्य में पड़ती है और चोल साम्राज्य में ही गांव की एक संस्था होती थी जिसे उर कहा गया। जी हाँ, जिसे क्या कहा गया? उर कहा गया। बहुत शानदार पॉइंट, यहाँ से एक एक पॉइंट आपको समझने के लिए मिलेगा। वैदिक काल में ग्रामीण जो व्यवस्था, ग्रामीण जो संस्था थी उसे पंचायतन कहा गया। उसे क्या कहा गया? पंचायतन। तो चलिए है अपने अगले प्रश्न की ओर। वैदिक काल में ग्रामीण संस्था थी सभा, समिति, विदत या ए व बी दोनों? तो बताइए वैदिक काल में, देखिए आपने कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा कि एक वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। दो पुत्रियां कहा गया है। जी हाँ, अथर्ववेद वह वेद है जहां सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। मगर यदि प्रश्न आपका परीक्षा में ऐसा पूछ जाता है कि वैदिक काल में ग्रामीण संस्था कौन सी है, तो सभा है, समिति है, विदत है या ए और बी दोनों हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट। इस प्रश्न पर लिख लीजिए क्योंकि ऐसे ही प्रश्न जो है ट्रेंड में चल रहे हैं। वैदिक काल में ग्रामीण संस्था, ध्यान रखिए, सभा कहलाती थी। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। ग्रामीण संस्था सभा कहलाती थी, जबकि उच्च वर्ग के लोगों की सभा समिति कहलाती थी। और वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे प्राचीन संस्था क्या कहलाती थी? यदि वैदिक काल की बात करें और सबसे प्राचीन संस्था की बात करें तो सबसे प्राचीन संस्था विदत कहलाती थी। सबसे प्राचीन संस्था क्या कहलाती थी? विदत। एक बार और समझ लीजिए, यदि परीक्षा में पूछा जाए कि वैदिक काल में ग्रामीण संस्था क्या कहलाती थी, तो आपने ध्यान रखना है कि वैदिक काल की ग्रामीण संस्था सभा कहलाती थी। उच्च वर्ग के लोगों की जो है सभा जो थी वो समिति कहलाती थी। जबकि सबसे प्राचीन संस्था यदि प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाए तो विदत कहलाती थी। और किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो आपने ध्यान रखना है, अथर्ववेद में कहा गया है। तो प्राचीन संस्था ये भी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। वैदिक काल की कोई प्राचीन संस्था बताइए। तो प्राचीन संस्था यदि पूछा जाए, सबसे प्राचीन पूछा जाए, सभा और समिति से भी कोई प्राचीन संस्था अगर थी तो वो विदत कहलाती थी। वो क्या कहलाती थी? विदत। मुगल काल में ग्रामीण इकाई कहलाती थी। जो मुगल काल था उसमें ग्रामीण इकाई क्या कहलाती थी? पंचायतन, उर, विलायत या आयंगर? पंचायतन तो वैदिक काल में कहलाई। जी हाँ, ग्रामीण इकाई, ग्रामीण व्यवस्था वैदिक काल में पंचायतन कहलाई। उर चोल प्रशासन में कहलाई। उर जो है संस्था थी, ग्रामीण संस्था थी चोल प्रशासन में। आयंगर का भी हम आगे पढ़ने ही वाले हैं, तो ध्यान रखिए। मुगल काल में जो ग्रामीण इकाई थी वो विलायत कहलाती थी। वो क्या कहलाती थी? विलायत। जी हाँ, गांव से संबंधित, गांव का एक समूह या गांव की एक इकाई या ग्रामीण व्यवस्था मुगल काल में क्या कहलाती थी? तो वो कहलाती थी विलायत। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक एक प्रश्न को बहुत ध्यान समझिए। मुगल काल में गांव का मुखिया क्या कहलाता था? यदि बात करें मुगल काल में गांव के मुखिया को ग्रामी कहा जाता था, चौधरी कहा जाता था, मुकद्दम कहा जाता था या पटवारी कहा जाता था। तो बात करें मुगल काल की, तो मुगल काल में गांव के मुखिया को, जी हाँ, गांव के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता था। गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? मुकद्दम। और जबकि आपने पता ही है कि पटवारी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले फरीद खां के द्वारा किया गया था। फरीद खां, जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। फरीद खां के द्वारा किया गया था, जिसने ग्रांड ट्रंक रोड की जो है जीटी रोड की मरम्मत के लिए, या कहा जाए शेर शाह सूरी के द्वारा सबसे पहले पटवारी शब्द का इस्तेमाल किया गया था। मगर मुगल काल में यदि बात करें गांव का मुखिया क्या कहलाता था, तो गांव के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता था। गांव का मुखिया मुकद्दम कहा जाता था। चोल प्रशासनिक इकाई नहीं थी। देखिए, चोल जो साम्राज्य है वो स्थानीय स्वशासन की नींव जो है, गहरी नींव जो है जानी जाती है चोल साम्राज्य से। चोल प्रशासनिक इकाई निम्न में से नहीं थी। कोट्टम, नाडु, कुर्रम या वली, निम्न में से चोल साम्राज्य की कोई प्रशासनिक इकाई नहीं थी। देखिए, चोल प्रशासन कैसे बटा था, बड़े ध्यान समझ लीजिए। मंडलम, जी हाँ,
मंडलम, उसके बाद कोट्टम, ये एक चोल प्रशासन था। उसके बाद नाडु और उसके बाद कुर्रम। कुर्रम चोल प्रशासन में गांव को कहा जाता था। गांव से ऊपर की जो प्रशासनिक इकाई थी उसे नाडु कहा जाता था। नाडु से ऊपर की जो प्रशासनिक इकाई थी उसे कोट्टम कहा जाता था। और सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या कहलाती थी? मंडलम कहलाती थी। तो चोल प्रशासन में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि चोल प्रशासन में कुर्रम किसे कहा जाता था? तो कुर्रम गांव को कहा जाता था। तो चोल प्रशासन की प्रशासनिक इकाई नहीं है, तो ध्यान रखना वली कोई भी प्रशासनिक इकाई नहीं थी। यदि बात करें चोल साम्राज्य की, तो चोल साम्राज्य में सारी जो है प्रशासनिक इकाई आपके ध्यान होनी चाहिए। इनका क्रम भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, मंडलम, कोट्टम, नाडु और कुर्रम। और कुर्रम जो है चोल प्रशासन में क्या था? वे थी एक गांव की संस्था या कहें गांव का एक समूह। सबसे स्थायी ग्रामीण व्यवस्था का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? बहुत शानदार प्रश्न है। सबसे स्थायी रूप से ग्रामीण व्यवस्था का उल्लेख आखिर किस अभिलेख में मिलता है? एरण अभिलेख में, चंद्रनगर अभिलेख में, उत्तर मेरूर अभिलेख में या अशोक के अभिलेखों में? तो ध्यान रखिए, सबसे स्थायी ग्रामीण व्यवस्था का जो उल्लेख मिलता है वो उत्तर मेरूर अभिलेख में मिलता है। उत्तर मेरूर अभिलेख। यदि पूछ लिया जाए उत्तर मेरूर अभिलेख में किसकी प्रशासनिक इकाई मिलती है, तो चोल साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई मिलती है, क्योंकि यहीं पर गांव के शासन को या कहें स्थानीय स्वशासन या कहें गांव के शासन को बहुत अच्छी तरीके से जो है व्याख्यान इनका किया गया है। किस अभिलेख में? उत्तर मेरूर अभिलेख। चलिए अगला जो है प्रश्न देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की ग्रामीण व्यवस्था थी। आप भी जो है कुछ प्रश्नों को सोल्व करने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी इन प्रश्नों में। शानदार प्रश्न है, सारे परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। विजयनगर साम्राज्य की ग्रामीण व्यवस्था थी, तो बताइए विजयनगर साम्राज्य में भी जो है, देखिए दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ था। और यदि बात करें दक्षिण भारत में हैदराबाद के पास जो है विजयनगर साम्राज्य क्या हुआ था? स्थापित हुआ था। यदि बात करें दक्षिण भारत की, और विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी हम्पी, जी हाँ, ये हम्पी जो है कर्नाटक के जो पास का क्षेत्र था। और विजयनगर साम्राज्य की जो मुद्रा थी पैगोडा। और यदि बात करें कि विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई आयंगर थी। प्रशासनिक इकाई क्या थी? आयंगर। जो ग्रामीण इकाई थी, ग्रामीण व्यवस्था की इकाई थी, आयंगर थी। और विजयनगर एक ऐसा साम्राज्य है जहां विवाह कर भी लिया जाता था। देखिए विजयनगर साम्राज्य में विवाह कर भी लिया जाता था। तो विजयनगर साम्राज्य की ग्रामीण व्यवस्था क्या कहलाती थी? तो आयंगर कहलाती थी। जी हाँ, क्या कहलाती थी? आयंगर। बहुत शानदार प्रश्न है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश काल में, यदि बात करें ब्रिटिश काल की, स्थानीय स्वशासन के लिए पहला प्रस्ताव कौन सा लाया गया? स्थानीय स्वशासन, गांव के विकास के लिए गांव संबंधित पहला प्रस्ताव क्या लाया गया? रिपन प्रस्ताव, हेस्टिंग प्रस्ताव, मेयो प्रस्ताव या कॉर्नवालिस प्रस्ताव? तो बताइए यदि आप परीक्षा में बैठे हैं तो आप किस ऑप्शन पर टिक करोगे? इसका राइट आंसर है मेयो प्रस्ताव लाया गया था। 1870 में लाया गया था। देखिए स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए पहला प्रस्ताव मेयो प्रस्ताव ही लाया गया था। चाहे यह प्रस्ताव असफल रहा हो, मगर स्थानीय स्वशासन के लिए पहला प्रस्ताव मेयो प्रस्ताव लाया गया। उसके बाद रिपन प्रस्ताव लाया गया था 1882 में। जी हाँ, 1882 में लाया गया था। मगर पहला प्रस्ताव यदि पूछा जाए तो आंसर होगा मेयो प्रस्ताव। अगला प्रश्न देखते हैं। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहलाया। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहलाया। मेयो प्रस्ताव, रिपन प्रस्ताव, कॉर्नवालिस प्रस्ताव या ए व बी दोनों? तो बताइए स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। जहां भी पंचायती राज को लेकर प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों में सबसे अधिक प्रश्न ये पूछा गया है कि स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा क्या है। तो ध्यान रखिए, स्थानीय स्वशासन मेयो प्रस्ताव के नाम से भी लाया गया था सबसे पहले 1870 में।
उसके बाद लॉर्ड रिपन भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं और रिपन के द्वारा पंचायतों के विकास के लिए, पंचायती राज विकास के लिए, गांव के जो है ग्राम प्रधान की नियुक्ति को लेकर एक प्रस्ताव लाया गया जिसे रिपन प्रस्ताव कहा गया। जिसे क्या कहा गया? रिपन प्रस्ताव 1882 ईस्वी में लाया गया। और यही रिपन प्रस्ताव जिसने स्थानीय स्वशासन की नींव को जो है रखा। भारत में ब्रिटिश काल की यदि बात करें तो इसी को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो बहुत शानदार प्रश्न है जो आपने अभी पढ़ा है। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहलाया तो कौन कहलाया? रिपन प्रस्ताव कहलाया। 1882 ईस्वी में जो लाया गया था। उसके बाद ग्राम पंचायतों से जुड़ा शाही आयोग किसके काल में लाया गया? ग्राम पंचायतों से जुड़ा शाही आयोग, जी हाँ, 1907 में लाया गया था, जिसे रॉयल कमीशन भी कहा गया। जिसे रॉयल कमीशन भी कहा गया, शाही आयोग। ठीक है, किसके काल में लाया गया था? तो लॉर्ड रिपन के काल में, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड मिंटो काल में या लॉर्ड हेस्टिंग के काल में। तो ग्राम पंचायतों से जुड़ा शाही आयोग जो है लॉर्ड मिंटो के काल में लाया गया था। किसी काल में लाया गया था? लॉर्ड मिंटो के। उसके बाद देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, भूमि संबंधी विवेचना। जी हाँ, भूमि संबंधी विवेचना संबंधित इनाम कमीशन। इनाम एक ऐसा कमीशन था जहां कर संबंधी भूमि का जो है विवेचन किया गया। कौन सी कर संबंधित भूमि है, किस पर अधिक कर लगाना चाहिए, किस पर अधिक कर नहीं लगाना चाहिए, या कौन सी कर मुक्त भूमि है जो काफ़ी दिनों से जो है उस पर कर नहीं लगाया गया है, तो उस भूमि को कर की श्रेणी में लेना है। तो एक आयोग ऐसा था जहां भूमि संबंधी विवेचना की गई। इनाम कमीशन किसके काल में गठित हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि आपका कोई भी एग्जाम होगा तो उस एग्जाम में ये कमीशन 100% जो है श्योर है कि ये प्रश्न पूछा ही जाएगा। बहुत खास है। इनाम कमीशन किसके काल में गठित हुआ था? लॉर्ड कर्जन के काल में, लॉर्ड मिंटो काल में, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड हेस्टिंग। तो भूमि संबंधी विवेचना संबंधी एक कमीशन है जिसे इनाम कमीशन कहा गया। ये लॉर्ड डलहौजी काल में 1852 ईस्वी में गठित हुआ था। इनाम कमीशन, अभी भी ध्यान रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। इनाम कमीशन किसके काल में गठित हुआ था? तो आपने ध्यान रखना है, लॉर्ड डलहौजी के काल में गठित हुआ था 1852 ईस्वी। कृषि सुधार से संबंधित लिनलिथगो आयोग। यदि एक प्रश्न पूछा जाए कि लिनलिथगो आयोग का संबंध किससे है? कृषि सुधार से है। जैसे बटलर समिति, जी हाँ, बटलर समिति या बटलर आयोग का संबंध है देशी रियासतों के एकीकरण से, देशी रियासतों से। और जैसे आपने सुना होगा कि व्हिटले आयोग, जी हाँ, व्हिटले आयोग का संबंध है, यदि आपने पढ़ा हो, व्हिटले आयोग को पढ़ा हो, तो श्रमिक सुधार को लेकर है, श्रमिक सुधार को लेकर है। और यदि आपने पढ़ा हो कि ली आयोग का संबंध, ली आयोग का संबंध ये संघ लोक सेवा आयोग को लेकर बनाया गया था। उस समय जो है संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग से संबंधित था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आयोग हैं, कुछ समितियां हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। बटलर समिति देशी रियासतों के एकीकरण संबंधित, व्हिटले आयोग श्रमिक सुधार संबंधित, ली आयोग संघीय लोक सेवा आयोग संबंधित है। ऐसे ही कृषि सुधार से संबंधित जो है एक आयोग था जिसे लिनलिथगो आयोग कहा गया, जिसे लिनलिथगो आयोग कहा गया। ये गवर्नर जनरल लिनलिथगो के काल में ही लाया गया था। तो ये कब गठित हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, लिनलिथगो आयोग कृषि सुधार संबंध कब गठित हुआ था? तो आपने ध्यान रखना है 1928 ईस्वी, 1928 ईस्वी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिनलिथगो आयोग का संबंध भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये कृषि सुधार से संबंधित एक आयोग है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। आदर्श ग्राम योजना, जिसे गौशाबा प्रोजेक्ट कहा गया, 1903 में किसके द्वारा चलाया गया था? देखिए गौशाबा प्रोजेक्ट जो है, आदर्श ग्राम योजना 1903 में पश्चिम बंगाल में चलाया गया था। 1903 में पश्चिम बंगाल। जी हाँ, एक बार और बड़े ध्यान समझिए, गौशाबा प्रोजेक्ट की यदि हम बात करें, यदि गौशाबा प्रोजेक्ट की हम बात करें तो भारत में ये प्रोजेक्ट कहाँ चलाया गया था? तो ये आपने ध्यान रखना है कि भारत में ये प्रोजेक्ट जो है बंगाल में चलाया गया था, पश्चिम बंगाल में चलाया गया था।
किसके द्वारा चलाया गया था? लॉर्ड मेयर, डेनियल हैमिल्टन, सर मैनक्रीफ या रिचर्ड हार्वे। तो ध्यान रखना है, गौशाबा प्रोजेक्ट जो है सर डेनियल हैमिल्टन के द्वारा चलाया गया था। सर डेनियल हैमिल्टन के द्वारा चलाया गया प्रमुख प्रोजेक्ट है गौशाबा। जैसे इटावा प्रोजेक्ट भी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। जी हाँ, इटावा प्रोजेक्ट भी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। इटावा प्रोजेक्ट इसकी बात करेंगे, मगर गौशाबा प्रोजेक्ट सर डेनियल हैमिल्टन के द्वारा चलाया गया था। उसके बाद प्रश्न है कि कौन सा मिलान सही नहीं है। देखिए, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? श्री निकेतन योजना गांव के विकास को लेकर है। क्या रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा चलाई गई थी 1920 ईस्वी में? ऐसे ही सेवाग्राम योजना, ये भी गांव के विकास से संबंधित है। गांव के नए समूह की बात कही गई। क्या महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई? गांधीवादी योजना 1944 में, क्या ये भी महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई थी? और सर्वोदय योजना क्या जयप्रकाश नारायण के द्वारा चलाई गई है? तो यदि ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा मिलान सही है या नहीं है, तो श्री निकेतन योजना चलाई गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सत्य है। सेवाग्राम योजना महात्मा गांधी के द्वारा चलाई गई। सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण के द्वारा चलाई गई, एक प्रमुख योजना थी। जबकि गांधीवादी योजना, देखिए ये इसमें रोंग है। गांधीवादी योजना 1944 को चली, मगर ये योजना श्रीमान, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा चलाई गई थी। अग्रवाल के द्वारा चलाई गई थी। ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। गांधीवादी योजना किसके द्वारा चलाई गई? तो ये श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा चलाई गई थी। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कौन सा मिलान सत्य नहीं है? बाकी भी आपने ध्यान रखने हैं। श्री निकेतन योजना आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। सेवाग्राम योजना को भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आइए जो है, कौन सी कर व्यवस्था सबसे अधिक क्षेत्रफल पर थी? अंग्रेजों की कौन सी कर व्यवस्था सबसे अधिक क्षेत्रफल पर थी? देखिए, अंग्रेजी शासन में यदि हम कर व्यवस्था की बात करें तो उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत से लेकर दक्षिण भारत तक विभिन्न कर व्यवस्थाएं भारत में रही थी, मगर सबसे अधिक क्षेत्रफल पर यदि पूछा जाए, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, महलवाड़ी व्यवस्था थी, स्थायी बंदोबस्त था या इजारेदारी व्यवस्था थी। देखिए, यदि बात करें जो ये बंगाल जो है का एरिया है, बिहार, उड़ीसा, बनारस तक का जो क्षेत्र था, ये स्थायी बंदोबस्त का एरिया है। और स्थायी बंदोबस्त सभी जानते हैं 19% भाग पर थी। ऐसे ही दक्षिण में रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, 51% भाग पर थी। उत्तर भारत या मध्य भारत, पंजाब के क्षेत्र में जो थी वो महलवाड़ी व्यवस्था थी। यहाँ पर थी उत्तर भारत में कौन सी व्यवस्था? महलवाड़ी व्यवस्था। और ये जो है 30% भाग पर थी महलवाड़ी। दक्षिण में थी रैयतवाड़ी। रैयत का मतलब था किसान, किसानों से कर वसूला गया, ठीक है, ये 51%। और ये स्थायी बंदोबस्त था लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त, ये 19% भाग पर थी। जी हाँ, 19% भाग पर। इसका क्षेत्रफल चाहे कम हो, मगर कमाई इसकी बहुत अधिक थी स्थायी बंदोबस्त की, आपने ध्यान रखना है। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ था आपका कौन सी व्यवस्था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे अधिक क्षेत्रफल पर फैली हुई थी। उसके बाद इस्तमरारी बंदोबस्त किसका नाम था? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस्तमरारी बंदोबस्त किसका नाम था? रैयतवाड़ी व्यवस्था का, महलवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त या इजारेदारी व्यवस्था। तो यदि बात करें इस्तमरारी बंदोबस्त की, तो स्थायी बंदोबस्त को कहा जाता था। इस्तमरारी बंदोबस्त ये किसे कहा जाता था? स्थायी बंदोबस्त को। उसके बाद बात करें कौन सी व्यवस्था में कर सीधे किसानों से वसूला गया? कौन सी व्यवस्था थी जिसमें कर सीधे किसानों से वसूला गया? स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी या इजारेदारी व्यवस्था? तो बताइए, कर सीधे किसानों से वसूला गया था। देखिए, किसान का मतलब है रैयत। किसान का मतलब क्या है? रैयत। रैयतवाड़ी व्यवस्था में कर सीधे कहां से वसूला गया? किसानों से वसूला गया। जी हाँ, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो दक्षिण भारत में थी, इसी व्यवस्था में कर सीधे किससे वसूला गया? किसानों से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर सीधे किसानों से वसूला गया। जबकि महलवाड़ी व्यवस्था में गांव के मुखिया
महाल जो है गांव के मुखिया से वसूला गया। स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों द्वारा कर वसूला गया। जमींदारों द्वारा कर वसूला गया। बहुत अच्छा प्रश्न है कि कर सीधे किसानों से वसूला गया। किस व्यवस्था में? रैयतवाड़ी व्यवस्था में। ठीक है, भूमि के मालिक भी पूछ सकता था, तो भूमि के मालिक इस व्यवस्था में बनाए गए थे। कौन सा मिलान सत्य नहीं है, सही नहीं है? इजारेदारी व्यवस्था किसने शुरू की थी? स्थायी बंदोबस्त किसने किया था? महालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। कौन सा मिलान सत्य नहीं है? देखिए, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, बिल्कुल सत्य है। और ये भी आपने ध्यान रखना है कि सर जॉन शोर की नीति थी। सर जॉन शोर जो स्थायी बंदोबस्त था, कर वसूलने की एक व्यवस्था थी, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस की नीति तो नहीं थी, सर जॉन शोर की नीति थी, मगर फिर भी आपका जो है सत्य है। महलवाड़ी व्यवस्था मार्टिन बर्ड और हार्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू की गई थी, उत्तर भारत की कर व्यवस्था थी। रैयतवाड़ी दक्षिण भारत की कर व्यवस्था थी, जो कर्नल रीड और थॉमस मुनरो जिसके जनक हैं। जबकि बात करें इजारेदारी व्यवस्था, इसे पंचवर्षीय ठेका व्यवस्था या पंचशाला बंदोबस्त भी कहा जाता है। पंचशाला बंदोबस्त, देखिए 5 वर्षीय ठेका पत्ती थी। ठेका मतलब कि एक बोली लगती थी। अधिक जो है कर वसूलने के लिए पंचवर्षीय ठेका आधारित एक बोली आधारित जो है एक प्रक्रिया शुरू की थी, पंचशाला बंदोबस्त जिसे कहा गया था। जो अधिक दाम देता था अंग्रेजों को, अधिक बोली में जो है खरीदता था कि हम अधिक कर देंगे वसूल के, तो ये जो व्यवस्था थी इजारेदारी या पंचशाला बंदोबस्त जिसे कहें, तो ये वारेन हेस्टिंग के द्वारा चलाई गई थी। ये किसके द्वारा चलाई गई थी? वारेन हेस्टिंग के द्वारा चलाई गई थी। देखिए, बाकी सभी आपने याद होने चाहिए। महलवाड़ी व्यवस्था का जनक भी परीक्षा में पूछा जाता है। उत्तर भारत की कर व्यवस्था थी मार्टिन बर्ड, होल्ट मैकेंजी, जहां गांव के मुखिया को कहा गया कि आप कर वसूलिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो है कर्नल रीड और थॉमस मुनरो इसके जनक हैं। दक्षिण भारत की कर व्यवस्था है। तो इजारेदारी व्यवस्था, पंचशाला बंदोबस्त, ये वारेन हेस्टिंग के द्वारा चलाई गई एक पंचवर्षीय ठेका कर प्रणाली थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिलान सत्य नहीं था। आइए जो है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1792 में मद्रास के 12 महल जिले से कौन सी कर व्यवस्था शुरू की गई थी? यदि बात करें मद्रास का 12 महल जिला, देखिए इस व्यवस्था में एक एक पॉइंट को हमने समझना है, जल्दबाजी हमने नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी करने से एक जो है प्रश्न परीक्षा में गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मद्रास का 12 महल जिला, मद्रास का 12 महल जिला, देखिए बड़े ध्यान समझिए। मद्रास का 12 महल जिला पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल नहीं, पूर्वी बंगाल और असम, और कौन? असम, इन तीनों क्षेत्रों में जो कर वसूला गया वो रैयतवाड़ी व्यवस्था से वसूला गया। वो वसूला गया रैयतवाड़ी व्यवस्था से। एक बार और समझिए, असम का क्षेत्र, पूर्वी बंगाल का क्षेत्र और मद्रास या कहीं दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर कर जो वसूला गया वो रैयतवाड़ी व्यवस्था से वसूला गया। उपज का आधा भाग वसूला गया, उपज का आधा भाग वसूला गया। ठीक है, जबकि स्थायी बंदोबस्त ये पश्चिम बंगाल में था। स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में था, और ये यूपी के बनारस में भी था। यूपी के बनारस में भी था स्थायी बंदोबस्त। तो इसमें जो कर वसूलने की व्यवस्था थी, और कर जो है जमींदारों के द्वारा वसूला गया, इसलिए इसे जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। कर इसमें जमींदारों द्वारा वसूला गया। तो स्थायी बंदोबस्त आपने ध्यान रखना है, 10/11 भाग तो अंग्रेज वसूलते थे और 1/11 भाग ये जमींदार वसूलते थे। लेकिन 11 भाग का एक हिस्सा ये जमींदार रखता था, जबकि 11 भाग में से 10 हिस्सा ये जाता था किस पर? अंग्रेजों पर। तो ये ऐसी थी कर वसूलने की व्यवस्था। तो 1792 में मद्रास के 12 महल जिले से जो कर व्यवस्था शुरुआत की गई थी, तो वो की गई थी आपका रैयतवाड़ी। यदि असम में पूछा जाए, असम में पूर्वी बंगाल में पूछा जाए, तो वहाँ पे भी यही कर व्यवस्था थी, वहाँ पर भी यही कर व्यवस्था थी। अगला है सत्य कथन छांटे। सूर्यास्त कानून 1794 में लागू हुआ। उत्तरी भारत में महलवाड़ी व्यवस्था थी। बनारस में रैयतवाड़ी व्यवस्था से कर वसूला गया। पंचवर्षीय ठेका प्रणाली वारेन हेस्टिंग ने चलाई। तो यदि इस प्रश्न में असत्य कथन छांटे की बात करते हैं, देखिए सूर्यास्त कानून 1794 में ही लागू हुआ था स्थायी बंदोबस्त के बाद। सूर्यास्त का मतलब था कि सूर्य अस्त होने तक, जी हाँ, सूर्य अस्त होने तक जमींदारों के द्वारा कर वसूल कर किसानों से अंग्रेजों को दिया जाता था।
तो वही सूर्यास्त कानून कहा गया। स्थायी बंदोबस्त तो सबसे पहले 1790 में शुरू हुआ था, उसके बाद 1793 में इसे स्थायी किया गया और 1794 में इसी को ही सूर्यास्त कानून कहा गया। स्थायी बंदोबस्त को, उसी को ही इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है और उसके जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। उत्तर भारत में माहलवाड़ी व्यवस्था थी, बिल्कुल सत्य है। बनारस में जो कर वसूला गया वो रैयतवाड़ी से नहीं वसूला गया, वो स्थायी बंदोबस्त से वसूला गया। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, स्थायी बंदोबस्त से वसूला गया। जबकि पंचवर्षीय ठेका प्रणाली ये वॉरेन हेस्टिंग ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? वॉरेन हेस्टिंग ने। देखिए जितने पर्सन, शानदार पर्सन आपके यहाँ पर हैं, सारा पंचायती राज कवर हो जाएगा। इन्हीं पर्सनों में सारा पंचायती राज कवर होगा। ठीक है, बस पर्सनों की महत्ता को समझिए। लगान वसूलने के लिए पहली बार मानचित्र का इस्तेमाल किया गया था। बहुत शानदार पर्सन है, बहुत ही शानदार पर्सन है कि मानचित्र का प्रयोग किस व्यवस्था में किया गया था? तो आपने ध्यान रखना है, माहलवाड़ी व्यवस्था में ही किया गया था। 1822 की जो माहलवाड़ी व्यवस्था थी उत्तर भारत में या कहें पंजाब के क्षेत्र में, कर्नल देखिए पूछा जाता है किसके द्वारा जो है ये व्यवस्था शुरू की गई थी? तो मार्टिन बर्ड और होल्ट मैकेंजी के द्वारा ये व्यवस्था शुरू की गई थी। तो इसी में सबसे पहले मानचित्र व्यवस्था, मानचित्र का इस्तेमाल किया गया था माहलवाड़ी व्यवस्था में। अगला प्रश्न देखिए कितना शानदार है। जमींदारी व्यवस्था में लगान क्या थी? लगान यदि पूछा जाए लगान क्या थी? जमींदारी व्यवस्था में अंग्रेजों द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर लगान कहलाया। जमींदारों से अंग्रेजों द्वारा वसूला गया भूमि कर, किसानों से अंग्रेजों द्वारा वसूला गया फसल कर, या जमींदारों द्वारा किसानों से वसूला गया फसल कर। ठीक है, लगान क्या थी? तो लगान को थोड़ा समझिए। देखिए किसान जो है भूमिहीन किसान था, भूमिहीन किसान था। किसान जो है भूमिहीन किसान था, उसने कर वसूल कर जमींदार को देना था। जमींदार उस कर को किसके पास पहुंचाते थे? अंग्रेजों के पास पहुंचाते थे। तो किसानों के द्वारा जो कर, किसान भी थे उस समय, भूमिहीन किसान थे, किसान के द्वारा जो कर जमींदार को दिया गया वही लगान कहलाया गया। वही क्या कहलाया गया? लगान। और जो कर जमींदार ने अंग्रेजों को दिया, जो कर जमींदार ने अंग्रेजों को दिया वो कहलाई गई मालगुजारी। वो कहलाई गई क्या? मालगुजारी। बहुत शानदार प्रश्न है। किसानों से अंग्रेजों द्वारा वसूला गया फसल कर है, नहीं, जमींदारों द्वारा किसानों से वसूला गया। देखिए जमींदारों द्वारा किसानों से वसूला गया जो फसल कर था वही लगान कहलाता था। पर्सन की वास्तविकता समझे, बहुत अच्छा पर्सन है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। लगान क्या थी? तो जमींदारों द्वारा किसानों से वसूला गया फसल कर ही क्या कहलाता था? लगान कहलाता था। और चलिए अगले प्रश्न को समझिए। ब्रिटिश काल में मालगुजारी वसूला जाता था। देखिए अभी पढ़ा है कि मालगुजारी तो अंग्रेजों द्वारा जमींदारों से वसूला जाता था। जी हाँ, अंग्रेजों द्वारा जमींदारों से वसूला गया कर ही मालगुजारी कहलाता था। मालगुजारी कहलाता था, ये अंग्रेजों द्वारा जमींदारों से वसूला जाता था। यदि नेक्स्ट पर्सन की बात करें, आजाद भारत का पहला ग्रामीण विकास कार्यक्रम कौन सा था? आजाद भारत का पहला ग्रामीण विकास कार्यक्रम कौन सा था? आदर्श ग्राम योजना, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम या ग्राम गोकुल योजना। देखिए जब पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना सभी जानते हैं कि 1951 से 1956 तक चली थी। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डोमर जो है एक अर्थशास्त्री थे जिसने बताया था, भारत से बताया था यदि आप कृषि और सिंचाई पर ध्यान दोगे, ग्रामीण व्यवस्था पर ध्यान दोगे तो देश में बहुत तरक्की होगी। तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर ही 2 अक्टूबर 1952 को प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। यही भारत का पहला विकास कार्यक्रम था, ग्रामीण विकास से संबंधित। इसकी पूरी डेट परीक्षा में पूछी जाती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? भारत का पहला ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, इसलिए महत्वपूर्ण है। किस पंचवर्षीय योजना में चलाया गया? पहली पंचवर्षीय योजना में चलाया गया।
जो किस मॉडल पर आधारित थी? हेराडोमर मॉडल पर आधारित थी। उसके बाद 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा चलाई गई थी। तो ये दो बड़े कार्यक्रम थे जो सबसे पहले चलाए गए थे, तो दोनों आपने ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, राजस्थान के नागौर से पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, उसी को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के नाम से जाना जाता है। तो बताइए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो आप कहोगे 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से पंचायती राज की जो शुरुआत हुई थी, उसे ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा जाता है। उसके बाद सभी जानते हैं कि 11 अक्टूबर को 1959 को आंध्र प्रदेश से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। तो बड़ा ही शानदार प्रश्न है, इसी प्रकार परीक्षा में पूछा जाएगा। और अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी माना जाता है। तो पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी माना जाता है BR मेहता को, बलवंत राय मेहता के द्वारा ही सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की गई थी। जी हाँ, इसलिए BR मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का क्या माना जाता है? वास्तुकार माना जाता है। ये प्रश्न बहुत अधिक परीक्षाओं में ऐसे ही पूछा गया है। पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी बताइए, पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार बताइए। तो आंसर होगा बलवंत राय मेहता, BR मेहता। सही मिलान नहीं है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है, क्या इसने सिफारिश की थी त्रिस्तरीय पंचायती राज की? अशोक मेहता समिति, क्या इसने पंचायत समिति की सिफारिश की थी? GV राव समिति, क्या इसने 4 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी? और LM सिंघवी समिति, क्या इसने संवैधानिक दर्जे की मांग की थी? देखिए, यदि समिति की बात करें तो बलवंत राय मेहता समिति 1956 में गठित हुई थी, 57 में इसने रिपोर्ट पेश की। अशोक मेहता समिति की बात करें 1977 मोरारजी देसाई की सरकार में, इसी ने जो है न्याय पंचायत की भी सिफारिश की थी। GV राव समिति 1985 में गठित हुई थी। और LM सिंघवी समिति की बात करें तो 1986 में गठित हुई थी। तो सन भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि बात करें संवैधानिक दर्जे की मांग की, तो संवैधानिक दर्जा LM सिंघवी समिति के द्वारा और थुंगन समिति के द्वारा दिलाया गया था। ये भी आपने ध्यान रखना है। थुंगन समिति जो 1988 में गठित हुई थी, दोनों के द्वारा ही पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिलाने की मांग की गई थी। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी, जिसमें सबसे छोटी इकाई यदि पूछा जाए त्रिस्तरीय पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम सभा थी, ग्राम पंचायत थी, सबसे छोटी इकाई त्रिस्तरीय पंचायती राज में, ठीक है, या पंचायत समिति थी। तो बताइए आपका आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। त्रिस्तरीय पंचायती राज में सबसे छोटी इकाई कौन सी है या किसकी सिफारिश की थी? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज में जो सबसे छोटी इकाई है, गांव स्तर पर ग्राम पंचायत है। गांव स्तर पर क्या है? ग्राम पंचायत। उसके बाद खंड जो स्तर है या ब्लॉक स्तर है, उस पर पंचायत समिति है, उस पर है आपका पंचायत समिति। और जिला जो स्तर है, उस पर है जिला परिषद, देखिए, ग्राम सभा तो एक वोटर लिस्ट है, मतदाता जो सूची है वो ग्राम सभा कहलाती है। ग्राम सभा में जो वयस्क नागरिक हैं वे उसके सदस्य होते हैं। गांव के सभी नागरिक ग्राम सभा के सदस्य नहीं होते हैं। केवल जिसे वोट डालने का जो है अधिकार है वो ही ग्राम सभा का सदस्य होता है। और ग्राम सभा के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्य को चुनते हैं, जैसे गांव के प्रधान को और वार्ड मेंबर को चुनते हैं। तो ग्राम पंचायत जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई है। यदि मध्यवर्ती इकाई पूछा जाए तो पंचायत समिति है। यदि उच्च स्तर की इकाई पूछा जाए तो जिला परिषद है। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी, द्विस्तरीय पंचायती राज। मगर यहाँ पूछा गया है कि क्या पंचायत समिति की सिफारिश की थी, तो पंचायत समिति की सिफारिश नहीं की थी। इसमें द्विस्तरीय पंचायती राज में मंडल पंचायत की सिफारिश की थी। जी हाँ, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति की जगह
अशोक मेहता ने मंडल पंचायत की सिफारिश की थी। 15,000 से 20,000 पर मंडल पंचायत होगा। ये बहुत शानदार प्रश्न है। मंडल पंचायत की सिफारिश की थी द्विस्तरीय पंचायती राज अशोक मेहता समिति, मोरारजी देसाई की सरकार में लाया गया था। जीवी के राव समिति ने किया था 4 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश, बिल्कुल सत्य है। और LM सिंघवी और थुंगन समिति दोनों के द्वारा इससे जो है संवैधानिक दर्जा दिलाया गया। तो ये जो है असत्य है। अशोक मेहता समिति ने पंचायत समिति की सिफारिश नहीं की थी, मंडल पंचायत की सिफारिश की थी। तो बहुत शानदार प्रश्न है। चलिए जो है अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पंचायतों के संवैधानिक दर्जा संबंधित संशोधन है। देखिए, संवैधानिक दर्जा दिलाना है ग्राम पंचायतों को, ठीक है, जिसमें 29 विषय जुड़े गए। तो सबसे पहले राजीव गांधी की सरकार में, जी हाँ, राजीव गांधी की सरकार में ही LM सिंघवी समिति गठित हुई थी। LM सिंघवी समिति गठित हुई थी 1986 में ही। इसकी सिफारिश लेकर ही लोकसभा में 64वां संविधान संशोधन लाया गया था। राजीव गांधी की सरकार में 1989 में लाया गया था। तो ये जो है संशोधन पास नहीं हुआ था दूसरे सदन से, इसलिए असफल हुआ था। मगर प्रश्न क्या है, पंचायतों के संवैधानिक दर्जा संबंधित संशोधन है तो 64वां संशोधन तो है, क्योंकि सबसे पहले यही लाया गया था। चाहे असफल हुआ हो तो 64वां संशोधन तो संबंध रखता है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन 1992-93 जो PV नरसिम्हा राव की सरकार में लाया गया था। किस प्रधानमंत्री काल में? PV नरसिम्हा राव की सरकार में लाया गया था। और इसे लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना था? मध्य प्रदेश बना था 73वें संविधान संशोधन को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। A और B दोनों का संबंध है पंचायतों को, केवल पंचायतों को पूछ रहा है संवैधानिक दर्जा से संबंधित, क्योंकि 74वां संविधान संशोधन तो नगर पालिका को लेकर है, ये केवल बात कर रहे हैं पंचायतों को लेकर। तो दोनों सत्य है, 64वां भी और 73वां संविधान संशोधन भी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। असत्य कथन छांटे पैसा अधिनियम क्या है? देखो, अनुसूचित क्षेत्रों में पहले देखिए असत्य कथन छांटना है। पैसा अधिनियम 1996। महिलाओं को आरक्षण है क्या? 243 के भाग डी में। पंचायतों का कार्यकाल क्या? 243 के भाग ई में है। राज्य वित्त आयोग क्या? 243 के भाग एफ में है। देखिए, यदि प्रश्न पूछा जाए, बड़े ध्यान समझिए, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन के तहत 243 से 243 ओ तक, 243 ओ तक कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए। कुल कितने अनुच्छेद जोड़े गए? 16। 29 विषय ऐसे जोड़े गए जिसमें पंचायतों का विकास होगा। सिंचाई से संबंधित मुद्दे, पंचायतों में सिंचाई संबंधित मुद्दे या पंचायतों में शिक्षा संबंधित मुद्दे जोड़े गए। 29 विषय जोड़े गए। गांव के विकास संबंधित कुल कितने अनुच्छेद थे? 16 अनुच्छेद थे, ठीक है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और भाग 9 जोड़ा गया, और भाग 9 जोड़ा गया। और 73वें संविधान संशोधन को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? मध्य प्रदेश बना था। अब यदि पूछा जाए कि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, बहुत ध्यान समझिए, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया था गांव के विकास को लेकर? तो पैसा अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, 1996 में लागू किया गया था। गांव के विकास से संबंधित है, यह है गांव के विकास से संबंधित। और किन क्षेत्रों में? अनुसूचित क्षेत्रों में। जैसे देखिए PESA, एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझिए, P से पंचायत, P से पंचायत, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। E से एक्सटेंशन, E फॉर एक्सटेंशन, ठीक है। S शेड्यूल एरिया, SA का मीनिंग है शेड्यूल एरिया। यदि प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि शेड्यूल एरियाज में, ठीक है, कम से कम 10 राज्य ऐसे हैं जहां पैसा अधिनियम की सिफारिश से लागू होती है। गांव के विकास संबंधित एक पैसा अधिनियम लाया गया था। और किन क्षेत्रों में? अनुसूचित क्षेत्रों में। तो उसका सन परीक्षा में पूछा जाता है, 1996 में लाया गया था। महिलाओं को आरक्षण है, 1/3 आरक्षण है ग्राम पंचायतों में, मगर आरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 243 के भाग डी में उल्लेख किया गया है, बिल्कुल सत्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 243 का भाग डी महिलाओं को आरक्षण को लेकर है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, मगर यदि परीक्षा में पूछा जाए किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, तो 243 के भाग ई में उल्लेख है पंचायतों के कार्यकाल का।
ये पर्सन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्य वित्त आयोग, देखिए एक वित्त आयोग का गठन है जो पंचायतों के लिए बना है। तो ये जो है 243 के भाग आई में है, 243 के भाग आई में है वित्त आयोग। और आपसे यदि पूछा जाए कि 243 के भाग के में क्या है, तो राज्य निर्वाचन आयोग है। जी हाँ, राज्य निर्वाचन आयोग है जो पंचायतों के चुनाव कराता है। जो किसके चुनाव कराता है? पंचायतों के चुनाव कराता है। तो राज्य वित्त आयोग की बात करें जो पंचायतों को पैसा देगा, वो 243 के भाग आई में है। ये पर्सन जो है पूरी पीडीएफ का सबसे शानदार पर्सन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है जो आपके सामने हाल ही में हुआ है। तो पंचायतों को लेकर ऐसे पर्सन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो सभी को एक पेज पर नोट करके रखिए। चाहे राज्य निर्वाचन आयोग पूछ लिया जाए, 243 के भाग के में है, राज्य वित्त आयोग पूछ लिया जाए, पंचायतों का कार्यकाल पूछ लिया जाए, महिलाओं का आरक्षण पूछ लिया जाए, और ग्राम सभा क्या थी? एक मतदाता सूची थी। ग्राम पंचायत क्या थी? कि ग्राम पंचायत के सदस्य गांव के प्रधान हैं, वो आपने ध्यान रखना है। तो मिलते हैं और जो है अन्य बेहतरीन क्वेश्चनों में, सभी क्वेश्चनों की अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।